हेलो एवरीवन। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो, अब ये वीडियो में हम चैप्टर लेने जा रहे हैं एमालगमेशन ऑफ कंपनीज। एंड ये AS 14 कवर कर रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एमालगमेशन ऑफ कंपनीज। चलो अब यहां ध्यान दो सब एवरीवन। एक्चुअली ये चैप्टर का नाम है एमालगमेशन, मगर यहां पे इवेंट दो कन से कवर हो रहा है। एक एमालगमेशन और दूसरा एब्सॉर्प्शन। अच्छा, एमालगमेशन और एब्सॉर्प्शन के बीच में फर्क क्या है? तो एमालगमेशन में क्या होता है कि देयर आर टू कंपनीज जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है, मार्केट में झगड़ रहे हैं और दोनों ने डिसाइड किया कि चलो लेट्स स्टॉप द कंपटीशन एंड लेट्स यूनाइट टुगेदर। तो यहां पे उन लोग ऑल टुगेदर एक तीसरा कंपनी फॉर्म करते हैं, सी लिमिटेड। ए लिमिटेड अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस बंद करेगा, बी लिमिटेड भी अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस बंद करेगा। ऑल एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड आर ट्रांसफर टू सी लिमिटेड, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बी लिमिटेड आर ऑल्सो ट्रांसफर टू सी लिमिटेड। और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स सी लिमिटेड में शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। सो अगर मैं लीगल इवेंट्स की बात करूं तो यहां पे दो लिक्विडेशन हो रहा है। कौन सा कंपनी लिक्विडेट हो रहा है? तो ए लिमिटेड लिक्विडेट हो रहा है, बी लिमिटेड भी लिक्विडेट हो रहा है, और नो इनकॉर्पोरेशन, सॉरी वन इनकॉर्पोरेशन, सी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हो रहा है। यानी दो कंपनी लिक्विडेट हुआ और एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, वो है आपका एमालगमेशन। ओके, एब्सॉर्प्शन में क्या होता है कि सेम लाइक एमालगमेशन, दो कंपनी है, दोनों का बिजनेस कंबाइन हो रहा है, मगर द पैटर्न इज डिफरेंट। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है कि दोनों में से एक ही कंपनी बंद होगा और उसका बिजनेस दूसरे कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ए लिमिटेड बंद हो गया तो उसका पूरा का पूरा बिजनेस बी लिमिटेड में ट्रांसफर हो गया। सो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स बी लिमिटेड में शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। सो हियर वी हैव ओनली वन लिक्विडेशन। कौन सा कंपनी लिक्विडेट हो रहा है? ए लिमिटेड। एंड नो इनकॉर्पोरेशन। ये नो इनकॉर्पोरेशन इसलिए कि आपका ये जो बी लिमिटेड है वो अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा है, वो पहले से था ही। यानी कि एक रनिंग कंपनी दूसरे रनिंग कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, तो ये है एब्सॉर्प्शन। अच्छा, अब हम चले आगे। तो आगे चले तो आगे में कि ये है कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों इवेंट्स आर ट्रीटेड एज सेल ऑफ बिजनेस। दोनों के दोनों इवेंट सेल ऑफ बिजनेस करके ट्रीट करना है। यानी कोई अगर मुझे पूछे एब्सॉर्प्शन क्या, तो मैं कहूंगा कि एब्सॉर्प्शन मीन्स ए लिमिटेड एक सेलिंग कंपनी है, बी लिमिटेड एक परचेसिंग कंपनी है, और ए लिमिटेड ने अपना बिजनेस बी लिमिटेड को बेच दिया। कोई मुझे पूछे एमालगमेशन क्या, तो मैं कहूंगा ए लिमिटेड पहला सेलिंग कंपनी है, बी लिमिटेड दूसरा सेलिंग कंपनी है, और दोनों ने अपना बिजनेस सी लिमिटेड को बेच दिया, यानी कि परचेसिंग कंपनी। सो अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों इवेंट को सेल ऑफ बिजनेस करके ट्रीट करना है। चलो अब आगे। अब आगे में क्या है कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन।
कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब ये एग्जैक्टली क्या है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये दोनों इवेंट को सेल ऑफ बिजनेस करके ट्रीट करना है, तो जाहिर है एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज कंसिडरेशन पे करेगा। सो परचेसिंग कंपनी विल बी पेइंग परचेज कंसिडरेशन। अब ये परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स है, यहां ध्यान दो कि जब हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना चालू करेंगे तो हमें सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है एज पर नेट पेमेंट्स मेथड, और मेनी पर्सन्स कॉल दिस एज डिस्चार्ज ऑफ पीसी। तो ये जो डिस्चार्ज ऑफ पीसी है वो क्या दिखाता है कि भाई परचेसिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी को टोटल पेमेंट कितना दिया, राइट? अब ये पेमेंट कभी कभी कैश में हो सकता है, कभी कभी ये पेमेंट इक्विटी शेयर्स में हो सकता है, कभी कभी ये पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स में हो सकता है, और कभी कभी ये पेमेंट इवन डिबेंचर्स में भी हो सकता है। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, मगर अगर सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स परचेसिंग कंपनी के डिबेंचर्स देने के लिए तैयार हो तो ये हो सकता है। अब यहां पे मैं आपको एकदम एक इंपॉर्टेंट नोट दे देता हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है एनी पेमेंट मेड बाय परचेसिंग कंपनी फॉर शेयर होल्डर्स of selling company will be treated as purchase consideration. It will be treated as purchase consideration. So any payment made by purchasing company for shareholders of selling company can be considered as purchase consideration. तो याद रहे, अगर परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए या कैश दे रहा है, या इक्विटी शेयर्स दे रहा है, या प्रेफरेंस दे रहा है, या डिबेंचर्स दे रहा है, जो भी पेमेंट है अगर वो सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए दिया जा रहा है तो वो परचेज कंसिडरेशन करके कंसीडर किया जाएगा, प्रोवाइडेड ये पेमेंट शेयर होल्डर्स के लिए होना चाहिए। वो बहुत ही क्रूशियल है। अच्छा, अब ये एक पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी, ध्यान से समझो एवरीबॉडी, दूसरा पॉसिबिलिटी कि समझो आपने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना शुरू किया, नेट पेमेंट्स यानी कि डिस्चार्ज ऑफ पीसी, और आपने पूरा क्वेश्चन छान मारा, और पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि परचेजिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी को टोटल पेमेंट दिया कितना। सो इन शॉर्ट, आपके पास पीसी का अमाउंट नहीं आ रहा है। तो अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट नहीं आ रहा है तो आपको नेट एसेट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नेट एसेट्स। अच्छा, नेट एसेट्स मींस एग्जैक्टली व्हाट? तो यहां पे आपको लेना है रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ ऑल एसेट्स, और उसमें से माइनस करना है रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ ऑल लायबिलिटीज, यानी सब एसेट्स का रिवाइज वैल्यू, उसमें से माइनस करना है सब लायबिलिटीज का रिवाइज वैल्यू, और इसमें याद रहे गुडविल इंक्लूडेड होगा। क्या इंक्लूडेड होगा? गुडविल इंक्लूडेड होगा। और आप जो कैलकुलेट करोगे
वो आया नेट एसेट। अब ये नेट एसेट को आप कॉपी करके ऊपर लेके जाओगे तो आपको पीसी का अमाउंट आ गया। अब पीसी का अमाउंट तो आ गया, मगर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन अवेलेबल नहीं है कि कैश कितना, इक्विटी शेयर्स कितना, प्रेफरेंस शेयर्स कितना, डिबेंचर्स कितना। दैट मोड ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप एज्यूम करोगे कि एंटायर पीसी इज सेटल्ड इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। आई रिपीट, एंटायर पीसी इज सेटल्ड इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इक्विटी शेयर्स। ये है अपना पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। यानी अगर समझो एमालगमेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा या एब्सॉर्प्शन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा बैलेंस शीट ऑफ सेलिंग कंपनी। ये हमें क्वेश्चन करके दिया जाएगा कि सेलिंग कंपनी का बैलेंस शीट है, राइट। अब ये बैलेंस शीट में क्या क्या हो सकता है? इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, सारे रिजर्व्स हो सकते हैं और डिबेंचर्स एंड अदर लायबिलिटीज हो सकते हैं। ओके, एसेट साइड में वेरियस एसेट्स होगा, कैश एंड बैंक बैलेंस होगा और डिफर्ड एक्सपेंसेस होगा, राइट। और ये बैलेंस शीट होगा। और उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ डेटा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि फला 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 चीज हुआ, फला 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 चीज नहीं हुआ, फला फला चीज नहीं हुआ, फला फला चीज हुआ करके आपको पूरा स्टोरी दिया जाएगा और बोला जाएगा क्लोज द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। तो सुनो, जब आपको सेलिंग कंपनी का बुक्स क्लोज करना है तो सेलिंग कंपनी की बुक्स में मैक्सिमम 7 अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना अकाउंट बनाना पड़ेगा? 7 अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। और ये 7 अकाउंट के नाम है, पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, तीसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, देन परचेसिंग कंपनी अकाउंट, दैट इज पी लिमिटेड अकाउंट, उसके बाद कैश बैंक अकाउंट, उसके बाद इक्विटी शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट और लास्ट प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट। अगर डिबेंचर आया होगा तो डिबेंचर अकाउंट भी बनाने का, राइट। तो जो जो चीज आया होगा वो सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन पीसी में आपके पास क्या आया है। अच्छा, अब what are the steps we are supposed to follow to close the books of selling company? तो स्टेप नंबर 1 है ट्रांसफर all balance sheet items to respective account। यानी बैलेंस शीट में जितना भी आइटम्स है वो सब का सब आइटम्स को कोई ना कोई अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और लॉजिक बिल्कुल सीधा है कि ये तो डिसोल्यूशन हो रहा है, और अगर डिसोल्यूशन हो रहा है उसका मतलब आपको
सेलिंग कंपनी का ये जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट को आपको किल करना पड़ेगा, बैलेंस शीट को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बंद हो रहा है। ये तो जैसे डिसोल्यूशन हम स्कूल लेवल पे कर रहे हैं, कॉलेज लेवल पे करते थे, इसी तरह। अब मैं आपको बताता हूं कौन सा आइटम कहां जाएगा। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट साइड में। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां जाएगा, तो ये जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट साइड में। तीसरा, रिजर्व्स, तो रिजर्व्स जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट साइड में। और लास्ट में डिबेंचर्स एंड अदर लायबिलिटीज जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में। सन्ड्री लायबिलिटी करके हेडिंग देंगे और उसमें एक के बाद एक सारे लायबिलिटीज का लिस्ट बनाकर उसका टोटल लेंगे आउटर कॉलम में। यह है आपका लायबिलिटी साइड। एसेट साइड का जितना भी आइटम्स है वो सब जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में। टू सन्ड्री एसेट्स करके पूरा लिस्ट आएगा और वो एक के बाद एक सब बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट, कैश बैंक बैलेंस, तो कैश बैंक बैलेंस, तो कैश बैंक बैलेंस में देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। समटाइम्स द कैश बैंक इज टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी and sometimes cash bank balance is not taken over by purchasing company. तो अगर कैश बैंक बैलेंस टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी है तो ये सन्ड्री एसेट्स के लिस्ट में कैश बैंक को भी डाल दोगे। और अगर कैश बैंक बैलेंस नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी है तो ये जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड में। और लास्ट, ऑल आइटम्स ऑफ डिफर्ड एक्सपेंसेस जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट साइड में। सो इन शॉर्ट, कौन सा आइटम कहां जाएगा उसका लिस्ट मैं आपको दे देता हूं। राइट, आपको लिखना कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने दूसरे वीडियोस में आपको बोला है कि आपको वीडियो के अटैचमेंट में आपको नोट्स मिल जाएगा। आइटम्स अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहां जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां जाएगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। ऑल रिजर्व्स कहां जाएगा, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में। रिजर्व्स कहां जाएगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। राइट, नेक्स्ट, डिबेंचर्स एंड अदर लायबिलिटीज वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। करेक्ट, तो ये सब आइटम्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड से आया है, तो जाहिर है वो सब आइटम्स ये कहीं ना कहीं क्रेडिट में जाएगा। डू यू एग्री? या फिर हम एसेट साइड से शुरू करते हैं। अब एसेट साइड का आइटम्स में ऑल एसेट्स, तो ऑल एसेट्स विल गो टू रियलाइजेशन अकाउंट। राइट, एक काम करता हूं, मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, क्रेडिट 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 क्रेडिट, मगर ये जाएगा डेबिट में। अच्छा, कैश बैंक बैलेंस, ओके, टेकन ओवर बाय, अगर परचेसिंग कंपनी है तो वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में। और अगर नॉट टेकन ओवर है तो वो जाएगा कैश बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस करके। एंड लास्ट, ऑल आइटम्स ऑफ डिफर्ड एक्सपेंसेस, तो वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट साइड में। एक्चुअली ये सब नोट्स आपके लिए एकदम बाइबल की तरह काम करेगा कि आपके पास पूरा का पूरा डेटा
ये वीडियोस में नोट्स के साथ अवेलेबल होगा। आपको आपका प्रॉमिस याद है ना कि यस, पास होने के बाद पार्टी देने के लिए बुलाने का है, करेक्ट। ओके, तो ये था आपका स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 2 वो है रिकॉर्ड एंड रिसीव द पीसी। परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड करने का है और रिसीव करना है। इसमें एक्चुअली दो चीजें, एक रिकॉर्ड द पीसी और दूसरा है बी रिसीव द पीसी। अच्छा सुनो, हम परचेसिंग कंपनी है, हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं। जब हम अपना बिजनेस किसी को बेच रहे हैं तो वो बंदा हो जाएगा हमारा डेटर, यानी परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। यानी हम सेलिंग कंपनी है, हमने अपना बिजनेस परचेसिंग कंपनी को बेचा है, तो परचेसिंग कंपनी हमारा डेटर बनेगा। सो परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी ये हमने एंट्री पास किया बिजनेस बेचने का। अच्छा, हमने बिजनेस बेच दिया, अभी उनका काम है कि वो हमको परचेज कंसिडरेशन दे। अगर उन्होंने पीसी हमें कैश में दिया है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पी लिमिटेड एंट्री होगा। अगर परचेज कंसिडरेशन इक्विटी शेयर्स में दिया है तो इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू पी लिमिटेड अकाउंट होगा। और अगर उसने परचेज कंसिडरेशन प्रेफरेंस शेयर्स में दिया है तो प्रेफरेंस शेयर्स इन पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू पी लिमिटेड होगा। और सब कुछ दिया है तो ये तीनों डेबिट होगा और पी लिमिटेड क्रेडिट होगा। तो यहां पे आपका पी लिमिटेड अकाउंट क्लोज हो जाएगा। पी लिमिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज। यानी आपको रिकॉर्ड एंड रिसीव में दो एंट्री होगा। पहला एंट्री, पी लिमिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और दूसरा एंट्री होगा कि हमें पीसी मिल रहा है तो कैश आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट अगर कैश आया तो, इक्विटी शेयर्स आया तो इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अगर प्रेफरेंस शेयर्स आया है तो प्रेफरेंस शेयर्स इन पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। और वो सब कुछ किससे आएगा? पी लिमिटेड से आएगा, तो पी लिमिटेड अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो ये है आपका स्टेप नंबर 2, रिकॉर्ड एंड रिसीव द पीसी। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 3, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एंट्री मुझे आपको समझाना नहीं है, क्योंकि ये समझाते हुए भी मेरे को शर्म आएगा कि डिसोल्यूशन प्रोसेस में जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं तो एंट्री क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यानी हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। अच्छा, नॉर्मली तो क्या होता है कि सेलिंग कंपनी का सब एसेट्स और सब लायबिलिटीज परचेसिंग कंपनी टेक ओवर करता है। मगर समझो एकाध दोकल एसेट परचेसिंग कंपनी ने लेने से मना कर दिया, एकाध लायबिलिटी परचेसिंग कंपनी ने लेने से मना कर दिया, तो वो एसेट या वो लायबिलिटी सेलिंग कंपनी के पास पड़ा रहेगा। मगर सेलिंग कंपनी वो एसेट या वो लायबिलिटी अपने पास रख तो सकता नहीं रहे, क्योंकि सेलिंग कंपनी का बिजनेस तो बंद हो रहा है। तो सेलिंग कंपनी ये एसेट मार्केट में जाके किसी थर्ड आदमी को बेच के आएगा। एसेट बेचने का एंट्री होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट
लायबिलिटी पे ऑफ करने का एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो हम अगर एसेट बेचे तो एसेट बेचने का एंट्री होगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और लायबिलिटी पे ऑफ करने का एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो एसेट बेचने का एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और लायबिलिटी पे ऑफ करने का एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। और हमेशा याद रहे कि बहुत बार सम्स में ये एडजस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट होगा। मींस क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भाई फला फला एसेट या फला फला लायबिलिटी इज नॉट टेकन ओवर, मगर उसके बाद क्वेश्चन साइलेंट रहेगा कि वो एसेट और लायबिलिटी का हुआ क्या। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि वो एसेट या वो लायबिलिटी का क्या हुआ, तो आप एज्यूम करोगे दैट एसेट और लायबिलिटी इज सेटल्ड एट बुक वैल्यू। मगर खास याद रहे एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल बेच के मत आना। आई रिपीट, गुडविल बेच के मत आना। यह है आपका स्टेप नंबर 4 जो बहुत बार सम्स में हिडन एडजस्टमेंट करके होगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 है पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब सुनो, जब आपका बिजनेस बंद हो रहा है, आई रिपीट, जब आपका बिजनेस बंद हो रहा है तो बिजनेस में, आई रिपीट, बिजनेस में ओनर्स 2 लोग हैं। कौन कौन? इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये 2 ओनर्स है। और वो दोनों ओनर्स को पे करने के लिए आपके पास कैश है, आपके पास इक्विटी शेयर्स है, आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है। तो आपके पास 3 चीज अवेलेबल है और वो 3 चीज से आपको पे करना है ये 2 लोगों को, बराबर। अच्छा, कंपनीज एक्ट के हिसाब से चले, अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से चले तो पहले हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सेटल करना पड़ेगा। अच्छा, जब हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सेटल करना है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर कैश दिया गया है तो एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स देना है तो एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने प्रेफरेंस शेयर्स दिया तो एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट। जो भी पेमेंट करो, सुनो, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट अगर टैली नहीं हुआ, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आया तो ये होगा सेटलमेंट लॉस, क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा पैसा दे दिया। तो ये जाएगा बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में। मगर अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो ये होगा आपके लिए सेटलमेंट प्रॉफिट, क्योंकि आपने ये जरूरत से कम पैसा दिया उनको। तो ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। यानी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने का अगर हमें एंट्री पास करना है तो एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और टू इक्विटी शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी और टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी, करेक्ट। और ये एंट्री में, आई रिपीट, ये एंट्री में अगर कोई बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में भी आया तो वो जाएगा अगेन रियलाइजेशन में, राइट। क्रेडिट में आएगा तो इट इज योर सेटलमेंट प्रॉफिट,
और अगर डेबिट में आया तो इट इज योर सेटलमेंट लॉस। तो या तो सेटलमेंट प्रॉफिट होगा या तो सेटलमेंट लॉस होगा। ये है आपका स्टेप नंबर 5। उसके बाद स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 है, स्टेप नंबर 6 है क्लोज realization account and transfer profit or loss to equity shareholders account। यानी आप रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करोगे, स्टेप नंबर 6। आप रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो अल्टीमेटली आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करोगे। यानी अगर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो होगा रियलाइजेशन प्रॉफिट, राइट, और वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट का टोटल विल रिप्रेजेंट रियलाइजेशन लॉस और वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट साइड में। रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस दोनों में से आइदर ऑफ द टू होगा, या तो रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा या तो रियलाइजेशन लॉस होगा और वो जाएगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स में, क्रेडिट में या डेबिट में, करेक्ट। और अब लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 7, वो लास्ट स्टेप, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। मींस आप लास्ट में कैश बैंक अकाउंट क्लोज करोगे और फाइंड आउट करोगे कि बचा कुचा कैश कितना है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दोगे। आप इक्विटी शेयर्स अकाउंट बंद करोगे, आप फाइंड आउट करोगे बचा कुचा इक्विटी शेयर्स कितना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दोगे। आप प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट बंद करोगे, आप फाइंड आउट करोगे बचा कुचा प्रेफरेंस शेयर्स कितना है और वो सब कुछ आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दोगे। और जैसे ही आपने ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया, आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टैली हो जाएगा। जैसे डिसोल्यूशन में कैश बैंक अकाउंट टैली होता है, एमालगमेशन एब्सॉर्प्शन में आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टैली होगा। तो आपका लास्ट एंट्री होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट, ये सारे उनके क्लोजिंग बैलेंसेस। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी, वो सब कुछ आप इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा। अब ये है एग्जैक्ट स्टेप्स इन विच हम सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज करेंगे। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 3 बेसिक एंट्रीज इन परचेसिंग कंपनी। सुनो, सेलिंग कंपनी का बुक्स क्लोज करने के लिए सेलिंग कंपनी में वो 7 अकाउंट बनते हैं और 7 स्टेप्स फॉलो होते हैं। मगर एज फार एज परचेसिंग कंपनी इज कंसर्न्ड, तो परचेसिंग कंपनी की बुक्स में खाली 3 बेसिक एंट्रीज पास करना है टू परचेज द बिजनेस। आई रिपीट, परचेसिंग कंपनी के बुक्स में आपको खाली 3 बेसिक एंट्रीज पास करना है टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ बिजनेस। तो उसमें पहला एंट्री है बिजनेस परचेज्ड अकाउंट डेबिट।
टू लिक्विडेटर्स ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट, और ये एंट्री का अमाउंट होगा पीसी। आई रिपीट, ये एंट्री का अमाउंट क्या होगा? पीसी। ये है होगा आपका पहला एंट्री, टू बाय द बिजनेस ऑफ सेलिंग कंपनी। फिर दूसरा एंट्री है टू डिस्चार्ज द पीसी, यानी आपको पीसी पे ऑफ करना है। अच्छा, पीसी पे ऑफ करने का एंट्री होगा लिक्विडेटर्स ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट। क्या है? लिक्विडेटर्स ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अगर परचेज कंसिडरेशन आपने कैश में चुकाया है तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर परचेज कंसिडरेशन आपने इक्विटी शेयर्स में पे किया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर परचेज कंसिडरेशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में पे किया है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और ये सब कुछ क्रेडिट होगा एट फेस वैल्यू। एट व्हाट? फेस वैल्यू। और अगर कोई शेयर्स आपने प्रीमियम पे इश्यू किया है तो अलग से आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर आपने शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू किया होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अलग से आएगा। ओके। और तीसरा और आखिरी एंट्री नेट एसेट्स टेकन ओवर का। तो ये एंट्री है एसेट्स टेकन ओवर अकाउंट डेबिट, और याद रहे ये रिवाइज्ड वैल्यू पे होगा। टू लायबिलिटीज टेकन ओवर अकाउंट, ये भी रिवाइज्ड वैल्यू पे होगा। टू बिजनेस परचेज्ड अकाउंट, ये पीसी का अमाउंट होगा। अब ये एंट्री अगर टैली नहीं हुआ तो कभी कभी ऐसा होगा कि बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा। अच्छा, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो इसको आप बोलोगे गुडविल, मींस लॉस ऑन टेक ओवर ऑफ सेलिंग कंपनी, यानी आपने सेलिंग कंपनी को टेक ओवर करते हुए लॉस किया, आपने उनको एक्स्ट्रा पेमेंट दिया, तो ये माना जाएगा गुडविल। और अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया तो ये बैलेंसिंग फिगर जो क्रेडिट में आएगा तो बैलेंसिंग फिगर को आप कैपिटल रिजर्व करके बुलाओगे, एंड दैट इज प्रॉफिट ऑन टेक ओवर। तो कोई भी टेक ओवर एंट्री में या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व आएगा, दोनों का भी नहीं आएगा। तो यह है परचेसिंग कंपनी की बुक्स में 3 बेसिक एंट्रीज। पहला एंट्री फॉर परचेस ऑफ बिजनेस, दूसरा एंट्री फॉर डिस्चार्ज ऑफ पीसी, और तीसरा एंट्री फॉर टेक ओवर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये 3 एंट्रीज अगर आप परचेसिंग कंपनी में पास करो तो इसका मतलब परचेसिंग कंपनी में बेसिक टेक ओवर ऑफ द बिजनेस रिकॉर्ड हो गया। मगर याद रहे कि ये जो अपना चैप्टर है ना, ये चैप्टर इज मच बियॉन्ड दिस ओपनिंग ऑफ सेलिंग कंपनी का अकाउंट, पासिंग दिस 3 बेसिक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। ये चैप्टर में उससे बहुत ज्यादा चीज है। तो अब मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते जाता हूं और वो हम समझते जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, अब एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ एस लिमिटेड। सुनो, कभी कभी सेलिंग कंपनी के बुक्स में
कोई स्टैच्यूटरी टाइप ऑफ रिजर्व होगा, राइट। अब ये स्टैच्यूटरी टाइप ऑफ रिजर्व्स के मैं एग्जांपल देता हूं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे जो स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी टाइप ऑफ रिजर्व है सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट में, तो वो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को आपको परचेसिंग कंपनी की बुक्स में बुक करना पड़ेगा, राइट। और सो मैं लिखता हूं ब्रैकेट में टू बी बुक्ड इन परचेसिंग कंपनी। तो परचेसिंग कंपनी में आपको ये रिजर्व बुक करना पड़ेगा, और ये रिजर्व को बुक करने के लिए परचेसिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री आएगा। एकदम टिपिकल एंट्री है, एमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व का नाम है, टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। और याद रहे क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट हमेशा हिडन एडजस्टमेंट होगा, यानी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट में ये सारे रिजर्व्स में से कोई रिजर्व तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, ऐसा कोई रिजर्व अगर सेलिंग कंपनी के बैलेंस शीट में है, इसका मतलब परचेसिंग कंपनी की बैलेंस शीट में ये रिजर्व लिखना पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा कंपलसरी। अगर परचेसिंग कंपनी का बैलेंस शीट भी क्वेश्चन में बनाने को बोला है, तो ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो बैलेंस शीट में पॉजिटिव रिजर्व करके दिखाई देगा, और ये एमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व वो भी बैलेंस शीट में नेगेटिव रिजर्व करके दिखाई देगा। यानी दोनों आइटम जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही। क्रेडिट वाला आइटम पॉजिटिव रिजर्व करके जाएगा, डेबिट वाला आइटम नेगेटिव रिजर्व करके जाएगा। दोनों का नेट इफेक्ट तो जीरो ही हो जाएगा, मगर फिर भी आपको लिखना है, भूलना नहीं। ये आना चाहिए और आना ही चाहिए, राइट। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, realization expenses of selling company reimbursed by purchasing company। अब कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट दिया जाएगा कि सेलिंग कंपनी का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस परचेसिंग कंपनी ने रीइंबर्स करके दिया, तो उसके लिए सेलिंग कंपनी की बुक्स में और परचेसिंग कंपनी की बुक्स में एंट्रीज क्या आएगा। तो बेसिकली ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑब्लिगेशन किसका है? सेलिंग कंपनी का। तो सेलिंग कंपनी पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेगा। अब जब सेलिंग कंपनी अपना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेगा, तो अभी हमने स्टेप्स में सीखा कि जब सेलिंग कंपनी खुद अपना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेगा, तो सेलिंग कंपनी के बुक्स में एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ये है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने का एंट्री।
अच्छा, जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया तो परचेसिंग कंपनी उनको ये पैसा रीइंबर्स करके देगा। तो सेलिंग कंपनी रिसीव्स रीइंबर्समेंट, यानी परचेसिंग कंपनी उनको ये पैसा दे देगा एज अ रीइंबर्समेंट। अच्छा, जब ये रीइंबर्समेंट परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को देगा तो सेलिंग कंपनी के लिए पैसा आ रहा है। एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू realization account. What entry they will pass? Cash bank account debit to realization account. ये है एंट्री सेलिंग कंपनी के बुक्स में। अब यही ट्रांजैक्शन परचेसिंग कंपनी में कैसे रिकॉर्ड होगा? तो ये ट्रांजैक्शन परचेसिंग कंपनी में रिकॉर्ड होगा बाय पासिंग द एंट्री गुडविल और कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अच्छा, लॉजिक बिल्कुल सीधा है। लॉजिक बिल्कुल सीधा है कि अगर परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को एक्स्ट्रा रियलाइजेशन एक्सपेंस देने का मेहरबानी कर रहा है, यानी सेलिंग परचेसिंग कंपनी अपना गुडविल बढ़ा रहा है, यानी कि लॉस ऑलरेडी किया था तो ये एडिशनल लॉस हो गया, या फिर अपना कैपिटल रिजर्व कम कर रहा है, यानी कि पहले प्रॉफिट किया था तो अब ये प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया। तो ये है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी एंड इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। नोट्स आप नहीं लिख रहे हो क्योंकि ये वीडियो की लिंक में आपको ये पीडीएफ मिलने वाला है, सो देयर इज नो नीड टू राइट नोट्स एट ऑल। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3। इफ S Limited is to pay its realization expense, comma, that much cash should be retained. अगर सेलिंग कंपनी को खुद का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खुद भरना है तो उनको उतना कैश बैंक बैलेंस को रिटेन्ड करना पड़ेगा। मीन्स एग्जैक्टली व्हाट? यहां ध्यान दो, सुनो। समझो फॉर एग्जांपल आपका ये सेलिंग कंपनी का बैलेंस शीट है। ओके, सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट में समझो एसेट साइड में कैश बैंक बैलेंस दिया है और सेलिंग कंपनी को खुद का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खुद भरना है, राइट? तो याद रहे कि परचेसिंग कंपनी को जो परचेसिंग कंपनी ने जो पीसी दिया है उसका कैश रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए तो यूज हो ही नहीं सकता, यानी सेलिंग कंपनी को अपना खुद का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खुद के पैसे से भरना है। तो इसका मतलब आप ये कैश का 2 टुकड़ा करोगे, रिटेन्ड फॉर पेइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने के लिए आप उतना कैश रिटेन करोगे, उतना कैश आप रिटेन करोगे और बाकी का बैलेंस तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू परचेसिंग कंपनी, यानी अपना खुद का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खुद के कैश बैंक बैलेंस में से करने का और बाकी का कैश खाली परचेसिंग कंपनी को आप ट्रांसफर करोगे। यह है पॉइंट नंबर 3, राइट? सो ये है पॉइंट नंबर 2, ये है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, when any liability including debentures of S Limited
is settled by P Limited, comma, it should be assumed that the liability is first taken over by P Limited at settlement value, and then it is paid off after takeover. अगेन ये एक बहुत ही सीए इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर का फेवरेट एडजस्टमेंट है कि सेलिंग कंपनी का कोई भी लायबिलिटी अगर परचेसिंग कंपनी पे कर रहा है तो इसको डील कैसे करना है। यहां ध्यान दो सर, एग्जाम्पल से एकदम बेस्ट समझ में आ जाएगा। समझो, ये है बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड और उसमें है 11% डिबेंचर्स, 2 लाख रुपया। कितना है? 2 लाख रुपया। अब एडजस्टमेंट है 11% डिबेंचर्स ऑफ एस लिमिटेड are settled at 8% premium. 11% debentures of S Limited are settled at 8% premium by P Limited by issue of 12% debentures at 10% डिस्काउंट। यह है आपका एग्जाम्पल कि भाई सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट में 11% डिबेंचर्स है 2 लाख रुपया और ये 11% डिबेंचर्स को परचेसिंग कंपनी पे कर रहा है बाय इशूइंग 12% डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट। तो ये सिचुएशन का सॉल्यूशन कैसे होगा? तो यहां ध्यान दो, सॉल्यूशन, it is assumed that 11% debentures of S Limited are taken over by P Limited at 2,16,000। एक मिनट, अभी ये कैसे आया? तो सुनो, आपका 11% डिबेंचर्स बैलेंस शीट में था 2 लाख रुपया, उसको आप 8% प्रीमियम पे सेटल कर रहे हो। उसका मतलब ये डिबेंचर्स को आपने 2,16,000 में टेक ओवर किया। आई रिपीट, कितने में टेक ओवर किया? 2,16,000 में। 2,16,000 कैसे आया? तो 2 लाख प्लस 8% प्रीमियम, करेक्ट? And then they are paid off. ओके, अब जब आप 11% डिबेंचर्स को पे ऑफ कर रहे हो तो 11% डिबेंचर्स को पे ऑफ करने का आपका एंट्री आएगा 11% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,16,000। 2,16,000। अब आप उनको पे कर रहे हो बाय गिविंग 12% डिबेंचर्स टू देम, बराबर? मगर ये जो 12% डिबेंचर्स आप उनको दे रहे हो वो 12% डिबेंचर्स तो आप उनको डिस्काउंट पे दे रहे हो। तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा नंबर ऑफ 12% डिबेंचर्स इश्यू कितना करना पड़ेगा। तो सुनो, 2,16,000 रुपया आपका अमाउंट पेएबल है और उसको आप डिवाइड करोगे 90 से। एक सेकेंड, 90 कैसे आया? तो फेस वैल्यू एज्यूम्ड 100 माइनस
10% डिस्काउंट। नॉर्मली हम एज्यूम करते हैं कि शेयर्स 10 रुपए वाले होते हैं और डिबेंचर 100 रुपए वाले होते हैं। तो 100 रुपए का डिबेंचर हमने एज्यूम किया, 10% डिस्काउंट लिया, तो आ गया 2,16,000, आ गया 90। तो 2,16,000 डिवाइड बाई 90, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो गया 2,400 डिबेंचर्स। इसका मतलब आपका 12% डिबेंचर्स आएगा 2,400 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2,40,000। तो इसका मतलब डेबिट में 24,000 आएगा और वो होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 12% डिबेंचर्स, और वो होगा 2,400 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2,400 मल्टीप्लाइड बाई 10, राइट। तो ये है आपका पॉइंट नंबर 4। ये इंस्टीट्यूट का बहुत ही फेवरेट एडजस्टमेंट है और ये एडजस्टमेंट एकदम बराबर से रिवाइज करना प्लीज। मैं ये वीडियो के अटैचमेंट में आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा। चलो पॉइंट नंबर 5, फ्रैक्शनल शेयर should be settled in cash। अगर कोई फ्रैक्शनल शेयर आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो वो सेटलमेंट कैश में करना है। अगेन मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल से समझोगे सब कुछ तो एकदम परफेक्ट समझ में आएगा। समझो ये है बैलेंस शीट ऑफ सेलिंग कंपनी। अच्छा, सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट में है, समझो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, एडजस्टमेंट में दिया है पी लिमिटेड issued equity shares of ₹10 at the rate of ₹15 for equity shareholders of S Limited in the ratio 1:3। अच्छा, अभी हमने सीखा कि AS14 के हिसाब से जो भी पेमेंट शेयर होल्डर्स के लिए किया जा रहा है, ये पेमेंट हमेशा पीसी में माना जाएगा। तो जब हम पीसी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कैसे आएगा, तो आएगा इक्विटी शेयर्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। रेशियो है 1:3। 1:3 का मतलब क्या होगा, जूना 3 शेयर के सामने परचेसिंग कंपनी नवा 1 शेयर इश्यू करेगा। तो यहां पे सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख। तो 1 लाख शेयर्स के सामने कितना शेयर्स आना चाहिए, तो आना चाहिए 33,333 1/3 शेयर्स। इतना शेयर्स आना चाहिए। तो अब ये जो 33,333 है, इसको हम बोलते हैं फुल शेयर्स, बराबर। मगर ये जो 1/3 पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल शेयर। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल शेयर। तो जब भी नंबर ऑफ शेयर्स फ्रैक्शंस में है, तो उसका सेटलमेंट हमेशा कैश में करना पड़ेगा। यानी यहां पे अगर आपको पेमेंट देखना है, तो पेमेंट 2 फॉर्म में आएगा। एक, 33,333 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट द रेट ऑफ ₹15, जो भी अमाउंट आएगा वो। और दूसरा, कैश फॉर फ्रैक्शनल शेयर, और आपका फ्रैक्शनल शेयर है 1/3
उसको मल्टीप्लाइड बाय 15 करोगे, जो भी अमाउंट आएगा वो, और वो होगा आपका पीसी कैलकुलेशन। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स फ्रैक्शंस में आता है तो वो फ्रैक्शनल शेयर का पेमेंट हमेशा कैश में करने का, आई रिपीट, फ्रैक्शनल शेयर का पेमेंट हमेशा कैश में करोगे। फाइन। नेक्स्ट है 6th, इंटर कंपनी एडजस्टमेंट्स। अच्छा, अब ये इंटर कंपनी एडजस्टमेंट्स में हमें 3 एडजस्टमेंट है। एक, इंटर कंपनी डेब्ट, दूसरा है इंटर कंपनी बिल्स, और तीसरा है इंटर कंपनी स्टॉक। एक है इंटर कंपनी डेब्ट, दूसरा है इंटर कंपनी स्टॉक बिल्स, तीसरा है इंटर कंपनी स्टॉक। अब ये इंटर कंपनी डेब्ट मींस एग्जैक्टली क्या, तो समझो, एमालगमेशन या एब्सॉर्प्शन के पहले एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को माल बेचा था और वो पैसा अभी भी पेंडिंग है। तो एक कंपनी के डेटर में दूसरी कंपनी का नाम होगा, दूसरे कंपनी के क्रेडिटर में पहली कंपनी का नाम होगा। तो ये इंटर कंपनी डेब्ट कैंसिल करने का एंट्री होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डेटर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डेटर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अगर इंटर कंपनी बिल्स है तो यस, ये एंट्री होगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके। और तीसरा है, अगर इंटर कंपनी स्टॉक है तो इंटर कंपनी स्टॉक कैंसिल करने का एंट्री होगा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। मगर खास ध्यान रखना कि यहां पे आपको पूरा स्टॉक नहीं उड़ाना है, आपको खाली प्रॉफिट कंपोनेंट उड़ाना है। यानी इंटरनल स्टॉक में अगर प्रॉफिट कंपोनेंट है तो वो प्रॉफिट कंपोनेंट ही आपको उड़ाना है। खास ध्यान रहे, आपको खाली प्रॉफिट कंपोनेंट को कैंसिल करना है। ये था पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, पीसी बेस्ड ऑन intrinsic value of shares or real value of shares। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि एक्सचेंज रेशियो नहीं बोलेंगे, और एक्सचेंज रेशियो देने की जगह पे उन लोग आपको बोलेंगे कि सेलिंग कंपनी के शेयर्स का वैल्यू इज ब्ला ब्ला ब्ला, परचेसिंग कंपनी के शेयर्स का वैल्यू इज ब्ला ब्ला ब्ला। यानी दोनों कंपनी के शेयर्स का आपको वैल्यू पर शेयर दिया जाएगा, जिसको हम वेरी पॉपुलर लैंग्वेज में बोलते हैं वीपीएस, वैल्यू पर शेयर। तो जब आपको दोनों कंपनी के शेयर का वैल्यू पर शेयर दिया जाएगा और आपको बोला है पीसी कैलकुलेट करने का, तो यहां पे पीसी कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैं काम करता हूं, मैं 4-5 एग्जांपल बताता हूं आपको, और उससे आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि ये डिसीजन कैसे लिया जाता है। सुनो, मैं कुछ 4-5 एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, एग्जांपल 5, एग्जांपल 6, 6 एग्जांपल लेता हूं। समझो, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया है VPS ऑफ सेलिंग कंपनी और VPS ऑफ परचेसिंग कंपनी। समझो सेलिंग कंपनी का VPS है 25 रुपया, परचेसिंग कंपनी का VPS है 100 रुपया।
सेलिंग कंपनी का वीपीएस है 25 रुपया, परचेसिंग कंपनी का वीपीएस है 100 रुपया। इसका मतलब परचेसिंग कंपनी का शेयर सेलिंग कंपनी के शेयर्स के मुकाबले 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। इसका मतलब सेलिंग कंपनी के 4 शेयर के बराबर परचेसिंग कंपनी का एक ही शेयर इनफ होगा। तो यहां पे आपका एक्सचेंज रेशियो रहेगा 1:4। आपका एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा? 1:4, कि जुना 4 शेयर के सामने परचेसिंग कंपनी खाली एक ही शेयर देगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। समझो सेलिंग कंपनी के शेयर्स का पर शेयर वैल्यू है समझो 50 रुपया। ओके, परचेसिंग कंपनी के शेयर्स का पर शेयर वैल्यू है समझो 100 रुपया। इसका मतलब क्या कि परचेसिंग कंपनी का शेयर सेलिंग कंपनी के शेयर्स के मुकाबले डबल इन वैल्यू है। इसका मतलब सेलिंग कंपनी के 2 शेयर के बराबर परचेसिंग कंपनी का एक ही शेयर इनफ हो जाएगा। तो इन दैट केस जुना 2 शेयर के सामने नवा एक शेयर दिया जाएगा। रेशियो है 1:2। समझो अदर वे राउंड। समझो सेलिंग कंपनी के शेयर का वैल्यू है 90 रुपया, परचेसिंग कंपनी के शेयर का वैल्यू है 30 रुपया। ओ, अदर वे राउंड हो गया कि यहां पे सेलिंग कंपनी का शेयर परचेसिंग कंपनी के शेयर्स के मुकाबले 3 गुना है। तो इसका मतलब सेलिंग कंपनी के एक शेयर के सामने परचेसिंग कंपनी को 3 शेयर देना पड़ेगा। तो आपका रेशियो हो जाएगा 3:1। अच्छा, अब अगर रेशियो 1:, समथिंग या समथिंग:1 है तो एकदम थिंकिंग एकदम लॉजिकल हो सकता है। मगर इन लोग है ना एग्जाम में वैल्यूज अजीब देंगे और अजीब वैल्यू देने के बाद आपको बोलेंगे रेशियो ढूंढो। तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहां अब मैं लॉजिक कम और मैजिक की बात ज्यादा करता हूं कि समझो फॉर एग्जांपल पहला सिचुएशन था। तो पहला सिचुएशन में क्या था कि सेलिंग कंपनी का शेयर का वैल्यू 25 और ये 100। तो मैथ्स के हिसाब से देखें तो ये है 1 और ये है 4, तो रेशियो आया 1:4। दूसरा एग्जांपल देखो तो दूसरे एग्जांपल में ये था 1 और ये था 2, तो रेशियो आ गया 1:2। तीसरे एग्जांपल में क्या हुआ है कि समझो ये है 3, ये है 1, तो रेशियो क्या आ गया 3:1, राइट। ये थोड़ा मैं लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाया, मगर अब मैं जो बोल रहा हूं वो आपको मैं बता रहा हूं शॉर्टकट। समझो वैल्यू समथिंग:1 या 1:, समथिंग नहीं आया, अजीब कुछ आया, तो कैसे करने का। समझो फॉर एग्जांपल सेलिंग कंपनी के शेयर्स का वैल्यू है 20 रुपया और परचेसिंग कंपनी के शेयर्स का वैल्यू है 25 रुपया। तो इसमें थोड़ा रेशियो ढूंढने में मच होगा। तो मैंने जो अभी आपको शॉर्टकट बोला ना वही अप्लाई कर देने का कि ये 4 है, ये 5 है, बस रेशियो होगा 4:5। हो गया काम, डन, शॉर्टकट, राइट। ज्यादा लॉजिक में एग्जाम में मत डूबना, क्योंकि एग्जाम में आपको खाली सम सॉल्व करना है। तो सम सॉल्व करना है तो अगर आप क्विकेस्ट मेथड में कर सकते हो तो फटाफट कर डालो। फॉर एग्जाम्पल इसका वैल्यू है 70, इसका वैल्यू है 120। तो अब इसमें आप लॉजिक से रेशियो ढूंढने जाओगे तो मर जाओगे। तो उससे अच्छा मैजिक यूज कर लेते हैं कि ये है 7, ये है 12, तो रेशियो होगा 7:12। लाइफ इज वेरी सॉर्टेड, लाइफ इज वेरी इजी। आर यू गेटिंग इट? चलो तो एक एग्जांपल वैसा ले लेता हूं जहां पे परचेसिंग कंपनी के शेयर्स का वैल्यू कम है और सेलिंग कंपनी के शेयर्स का वैल्यू ज्यादा है। समझो फॉर एग्जांपल सेलिंग कंपनी के शेयर्स का वैल्यू है 120 और परचेसिंग कंपनी के शेयर्स का वैल्यू है 200, बराबर। तो ये कैसे आएगा? तो ऑल अमाउंट्स आर डिविजिबल बाय 4। अगर अमाउंट्स 40 अमाउंट्स आर डिविजिबल बाय 40, तो 40 से अगर आप रेशियो कैलकुलेशन करो
तो ये होगा 5, ये होगा 3, रेशियो 5:3. लाइफ इज सो सॉर्टेड. अच्छा, अब ये चीज में खास ध्यान रखना कि ऐसे सम्स में इश्यू प्राइस हमेशा होगा वीपीएस ऑफ परचेसिंग कंपनी. आई रिपीट, परचेसिंग कंपनी का जो वीपीएस होगा वो इश्यू प्राइस होगा. यानी पहले केस में 100 रुपया, दूसरे केस में 100 रुपया, तीसरे केस में 30 रुपया, चौथे केस में 25 रुपया, पांचवें केस में 120 रुपया, छठे केस में भी 120 रुपया. यानी परचेसिंग कंपनी के शेयर्स का जो इश्यू प्राइस होगा उसको आप वीपीएस करके लोगे. तो ये खास ध्यान रहे, परचेसिंग कंपनी के शेयर्स का वीपीएस को आप इश्यू प्राइस करके लोगे. ओके, फाइन. अच्छा, अब 1:4 और ये है 4:5. मैं नोट्स एकदम परफेक्ट इसलिए रखता हूं क्योंकि आपको इसी का पीडीएफ मिलने वाला है. अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में वैल्यू पर शेयर तैयार नहीं दिया जाएगा, हमें बोला जाएगा तुम ढूंढो. तो हाउ टू कैलकुलेट वीपीएस? तो वीपीएस का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो यू हैव टू टेक रिवाइज वैल्यूज ऑफ ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल. उसमें से माइनस करने का रिवाइज वैल्यूज ऑफ ऑल लायबिलिटीज, आपको मिलेगा नेटवर्थ. उसमें से माइनस करने का सेटलमेंट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फाइनली क्या अमाउंट चुकाने का है वो माइनस करने का. तो आपको मिलेगा नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड करने का विथ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो आपको जो अब आंसर मिलेगा दैट इज VPS, वैल्यू पर शेयर. और ये कैलकुलेशन सेलिंग कंपनी का भी करने का और ये कैलकुलेशन परचेसिंग कंपनी का भी करने का. जब दोनों कंपनी के शेयर्स का आप वैल्यूएशन करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएगा. और ये वैल्यूज मिल गया उसके बाद रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है वो तो अभी मैंने आपको ट्रिक बता दिया. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे एक्सचेंज रेशियो कैसे वर्कआउट करें. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट. ये सारी नोट्स मैं अपने नोट्स में रख रहा हूं सो आपको पूरा आइडिया आ जाए. नाउ पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 8, types of amalgamation as per AS14. सुनो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में उन लोग ने एमालगमेशन अकाउंटिंग के लिए 2 टाइप्स दिया है, राइट. दैट इज अकाउंटिंग फॉर amalgamation in the books of P Limited. कि परचेसिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग फॉर एमालगमेशन एग्जैक्टली होगा कैसे. तो उन लोग ने 2 दिया है टाइप्स. एक है एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज. एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज. दूसरा टाइप है एमालगमेशन इन नेचर ऑफ
मर्जर। अच्छा, मर्जर के लिए बहुत बार उन लोग ने ये वर्ड यूज किया है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट, राइट? हाँ, स्पेलिंग एकदम बराबर है, इट इज पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अच्छा, एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज जो है, यहां पे क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एस लिमिटेड आर टेकन ओवर by P Limited at revised values and difference is treated as goodwill. Difference is treated as goodwill. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में उन लोग ने ठोक बजा के लिखा हुआ है कि ये जो गुडविल आया वो आपको एमोर्टाइज करना है इन 5 years। आई रिपीट, एमालगमेशन एब्सॉर्प्शन की वजह से जो गुडविल आया है वो आपको 5 साल में एमोर्टाइज करना है। ये है पहला कॉन्सेप्ट, एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। और दूसरा टाइप है एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो कोई भी एमालगमेशन को या कोई भी एब्सॉर्प्शन को आप मर्जर करके कब बुलाओगे? तो उन लोग ने बोला है कि अगर ये 5 कंडीशंस सेटिस्फाइड है। कितने कंडीशंस? 5 कंडीशंस सेटिस्फाइड है तो आप वो एमालगमेशन या एब्सॉर्प्शन को मर्जर करके बुलाओगे। कंडीशन नंबर 1 है, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट बी टेकन ओवर। यानी सेलिंग कंपनी का ऑल एसेट्स and all liabilities must be taken over by purchasing company। yani so and so asset not taken over, so and so liability not taken over, that is not possible। all assets and all liabilities has to be taken over। ये है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, at least 90% of equity shareholders of selling company should become equity shareholders in purchasing company। oh, at least 90%। अब क्या होता है कि परचेज मेथड जो है उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो तो काम हो जाता है, यानी कि 75% में काम हो जाता है। मगर मर्जर मेथड में 75% से काम नहीं चलेगा, आपको 90% का मेजोरिटी चाहिए। यानी 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स शुड एग्री टू बिकम शेयर होल्डर्स इन द परचेसिंग कंपनी। यानी कि 90% ऑफ द ओनरशिप ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस रिमेन्स द सेम। तीसरा, पीसी should be settled in shares only। परचेस मेथड में पीसी कैश में भी पे हो सकता था, पीसी डिवेंचर्स में भी पे हो सकता था, मगर यहां पे मर्जर मेथड में नहीं। मर्जर मेथड में परचेस कंसिडरेशन खाली 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 और खाली शेयर्स में ही पे करने का अलाउड है। नथिंग अदर देन शेयर्स इज अलाउड। हाँ, एक है कि इट इज अलाउड ओनली फॉर फ्रैक्शनल शेयर। यानी अगर कोई फ्रैक्शनल शेयर्स आ रहा है तो फ्रैक्शनल शेयर्स का पेमेंट आप कैश में कर सकते हो, मगर अदर देन फ्रैक्शनल शेयर ये पेमेंट कैश में अलाउड नहीं है।
कंडीशन नंबर 4, purchasing company should continue with same business of selling company. यानी सेलिंग कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो वैसे का वैसा ही परचेसिंग कंपनी को कंटिन्यू करना चाहिए, यानी उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिजनेस चल रहा है वो सब कुछ सेम। इन शॉर्ट बोतल तो सेम ही है, खाली ऊपर का लेबल चेंज हो रहा है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। ओके, एंड पॉइंट नंबर 5, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज should be taken over at very important book value। किस पे लेना चाहिए? बुक वैल्यू पे लेना चाहिए। मर्जर मेथड, परचेज मेथड में एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट रिवाइज्ड वैल्यूज। आप देखो कि परचेज मेथड में वो रिवाइज वैल्यूज पे टेकन ओवर होता है, मगर मर्जर मेथड में या पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में इट इज ऑलवेज टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। आई रिपीट, इट इज ऑलवेज टेकन ओवर एट व्हाट? बुक वैल्यू। अच्छा, अब ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही आप मेथड को मर्जर मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब अगर आपका मर्जर मेथड है तो मर्जर मेथड में थर्ड एंट्री विल चेंज। कौन सा एंट्री चेंज होगा? थर्ड एंट्री चेंज होगा। अब थर्ड एंट्री मीन्स कौन सा थर्ड एंट्री? यहां ध्यान दो सब। अभी हमने आज परचेसिंग कंपनी के बुक्स में देखा था एंट्रीज, तो ये रहा हमारा तीसरा एंट्री। ये तीसरा एंट्री हमारा चेंज हो जाएगा, यानी ये जो थर्ड एंट्री है वो थर्ड एंट्री, ये थर्ड एंट्री मर्जर मेथड में चेंज होगा। डिफरेंट इन मर्जर, मर्जर मेथड में ये एंट्री चेंज हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द एंट्री इन मर्जर मेथड? तो मर्जर मेथड में ये एंट्री में पेन का कलर वही रखता हूं ताकि वो आपको रेफरेंस रहेगा कि वो डिफरेंट मींस क्या डिफरेंट। यहां ध्यान दो सब। तो यहां पे डिफरेंट होगा ये ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट। वहां क्या था? एसेट्स टेकन ओवर अकाउंट डेबिट था, खाली वो एसेट्स टेकन ओवर लिखना था जो टेकन ओवर है, मगर यहां पे तो ऑल एसेट्स आ जाएगा। अच्छा, खास ध्यान रहे यहां पे बुक वैल्यूज पे आएगा, वहां पे रिवाइज वैल्यू पे था, यहां पे बुक वैल्यू पे आएगा। 2, ऑल liabilities account again at बुक वैल्यूज। तो एसेट्स भी बुक वैल्यू पे, लायबिलिटीज भी बुक वैल्यू पे, एंड दैट ऑल्सो ऑल। ओके, ऑल रिजर्व्स अकाउंट। हो परचेस मेथड में रिजर्व्स टेक ओवर नहीं होते हैं, मगर मर्जर मेथड में इवन रिजर्व्स भी टेक ओवर हो जाएंगे। सो रिजर्व्स भी टेक ओवर हो जाएंगे परचेस मेथड में। ओके, डिफर्ड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। परचेज मेथड में डिफर्ड एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटर्स कमीशन, वो सब टेक ओवर नहीं होते थे। यहां पे इवन डिफर्ड एक्सपेंसेस भी टेक ओवर हो जाएंगे। एक शॉर्टकट बोलूं, बेस्ट शॉर्टकट है, आपको बहुत काम में आएगा। एवरीथिंग अदर देन शेयर कैपिटल is taken over।
बेस्ट शॉर्टकट। यानी सेलिंग कंपनी का शेयर कैपिटल छोड़ दो, तो सेलिंग कंपनी का शेयर कैपिटल छोड़ देने के बाद सब कुछ टेकन ओवर, खाली शेयर कैपिटल छोड़ देने का। 2, बिजनेस परचेज अकाउंट जो नॉर्मली आता है, पीसी, और ये एंट्री में बैलेंसिंग फिगर चाहे डेबिट में आवे चाहे क्रेडिट में आए, बैलेंसिंग फिगर डेबिट भी पॉसिबल है, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट भी पॉसिबल है, तो वो बैलेंसिंग फिगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करोगे। कहां एडजस्ट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। यानी कि परचेस मेथड में अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता था तो हम उसको गुडविल बोलते थे, बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट में आता था तो हम उसको कैपिटल रिजर्व बोलते थे। मगर मर्जर मेथड में बैलेंसिंग फिगर चाहे डेबिट में आवे चाहे क्रेडिट में आवे, वो एडजस्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, अब आपके दिमाग में $1 मिलियन क्वेश्चन आएगा कि सर एग्जाम में ये सम परचेज मेथड से सॉल्व करने का है या मर्जर मेथड से सॉल्व करने का है, वो पता कैसे चलेगा कि शुड आई सॉल्व द क्वेश्चन एज पर परचेज मेथड और एट मर्जर मेथड, वो एग्जाम में कैसे पता चलेगा? तो खास ध्यान रहे कि एग्जाम में मर्जर मेथड आपको कब फॉलो करने का, तो ओनली व्हेन इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। यानी आपको क्वेश्चन में बोला गया होगा कि सॉल्व दिस सम एज पर मर्जर मेथड या फिर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अगर ये स्पेसिफाई क्वेश्चन में किया जाए तो आप ये सम सॉल्व करोगे एज पर मर्जर मेथड, और अगर कुछ भी स्पेसिफाई ना किया जाए तो ये सम हमेशा आप सॉल्व करोगे एज पर परचेज मेथड। तो ये था एमालगमेशन ऑफ कंपनीज का पूरा कच्चा चिट्ठा। यानी एमालगमेशन ऑफ कंपनीज में पास्ट में क्या क्या एडजस्टमेंट आए हैं, मॉड्यूल में क्या क्या एडजस्टमेंट्स दिए हैं, एग्जाम में क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकता है, सब कुछ मैंने आपके सामने पूरा चैप्टर खोल के रख दिया। यानी अगर ये अराउंड 1.5 घंटे का वीडियो भी आप खाली रिवाइज कर लो तो इसका मतलब पूरा का पूरा एमालगमेशन एब्सॉर्प्शन चैप्टर आपके जेब में। कुछ लोग बोलते हैं ये चैप्टर बहुत टफ है, मगर मेरा श्योर कॉन्फिडेंस है कि आपका ये जो 1.5 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली वीडियो है वो आपको पूरा का पूरा एमालगमेशन का एकदम परफेक्ट ब्रशअप दे देगा। और उसके बाद आपने जो भी इंस्टीट्यूट से अकाउंट्स किया है, जो भी फैकल्टी के पास से अकाउंट सीखा होगा, आराम से रिवाइज हो जाएगा। ओके गाइस, फाइन। तो इसके साथ हम ये वीडियो यहाँ पूरा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के डिस्कशन के साथ। बाय गाइस।